नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से दिखाएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात बुलडोजर के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, जो शाह की कार्रवाई से ऐसे बौखलाए हैं कि अब धमकी देने लगे हैं कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा तो फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला। फिर बात करेंगे आतंक के चक्रव्यूह में फंसे धर्म के ठेकेदारों की, जो अब खालिस्तानी आतंकी को हिंदू बता रहे हैं, शोभा यात्रा को आतंक बता रहे हैं और गुजरात दंगों पर झूठ फैला रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे अपनों के चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की, जिन पर अब शिवपाल यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि अगर मुलायम अखिलेश चाहते तो जेल से बाहर होते आजम। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे प्रशांत किशोर के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस की, जिसके आते ही पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात शाह के बुलडोजर से बौखलाए कट्टरपंथियों की, जिन्होंने फिर एक बार अपने प्रोपेगेंडा के तहत मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और अक्सर विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की है। तौकीर रजा ने कहा है, ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी मीटिंग फाइनल होने वाली है और अगर इस दौरान हुकूमत ने अपने तरीके को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, तो दिल्ली से यह ऐलान होगा कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। इसमें हर जिले हर सूबे से देश की एकता में विश्वास रखने वाले खासकर मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते। पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चीन हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहां जाएंगे। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताते हुए अपने बयान में सीधे मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनका यही रुख रहा तो देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने बयान में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतरेगा किसी के कब्जे में नहीं आएगा। आपको बता दूं कि ये वही मौलाना तौकीर रजा खान हैं जो पहले भी कई ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। तब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा का हिंदुओं के खिलाफ दिए गए भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में वो देश के हिंदुओं को धमकी देते सुनाई दे रहे थे। उनके इसी वायरल वीडियो पर एक चैनल पर जब बहस चल रही थी तो एंकर की तरफ से मौलाना रजा से इसे लेकर सवाल किया गया, तो एंकर का सवाल सुनते ही रजा भड़क गए और उन्हें मुंह तोड़ने की धमकी तक देने लगे। इसके अलावा इससे पहले वो कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए थे। चुनाव के वक्त में तौकीर रजा ने विवादित बयान देते हुए बाटला हाउस एनकाउंटर पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को ही शहीद बता दिया था। ये कट्टरपंथी शाह के एक्शन से इस हद तक बौखला गए हैं कि इन्होंने मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में 2020 के दंगों के वक्त भी यही कट्टरपंथी लगातार मुसलमानोन को दंगे करने के लिए भड़का रहे थे। सीएए एनआरसी के वक्त इन्होंने इसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगलाया था, जिससे शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठ गए थे। यही कट्टरपंथी हैं जो अपनी ऐसी बयानबाजी की वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच की दरार का कारण बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें जहां मौका मिलता है ये धर्म के ठेकेदार वहीं अपनी दुकान फैलाकर बैठ जाते हैं। जहांगीरपुरी में गृह मंत्री अमित शाह के बुलडोजर से ये कट्टरपंथी इसीलिए इतना बौखलाए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगला नंबर इनका लगने वाला है, जिसके लिए ये मुसलमानों को ढाल बनाकर उनकी आड़ में खुद को बचा रहे हैं। यहाँ ये धर्म के ठेकेदार शाह के बुलडोजर से डरे और वहां जिहादियों ने फिर अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। YouTube पर तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन नाम का एक इस्लामिक चैनल है, जिसे YouTube समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। इसके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। YouTube पर इसके वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। लेकिन अगर इसकी वेबसाइट को देखें तो इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि हजरत के बंदों को फिर से पुनर्जीवित करना है। यह लगातार हिंदुओं के खिलाफ गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलाता है।
अपने चैनल के जरिए ये जिहादी कैसे झूठ फैला रहे हैं वो आपको बताती हूं। पिछले साल 28 दिसंबर 2021 की एक रिपोर्ट में तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन चैनल के पत्रकार सैयद फारूक अहमद ने झूठ फैलाया कि लुधियाना कोर्ट बम धमाके का मास्टरमाइंड हिंदू था। उसने कहा लुधियाना बम विस्फोट का मास्टरमाइंड और हिंदू आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। उसे पकड़ने के लिए भारत सरकार ने जर्मन सरकार से अनुरोध किया था, जबकि हकीकत यह है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी एक खालिस्तानी आतंकी है और वो खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है और उसे जर्मनी की पुलिस ने 28 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसे ही अपनी एक दूसरी वीडियो में सैयद फारूक अहमद ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हिंदुओं को आतंकवादी करार दिया। फारूक ने अपने वीडियो में कहा कि हिंदू आतंकवादियों ने घोषणा की है कि वो भोपाल में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालेंगे। उसने कहा कि ऐसा मुस्लिमों में डर फैलाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही खरगोन की हिंसा पर झूठ फैलाते हुए सैयद फारूक अहमद ने दावा किया कि हिंदुओं के डर से मुस्लिमों ने खरगोन छोड़ दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि खरगोन के जिस इलाके में रामनवमी पर हिंसा हुई थी वो मुस्लिम बाहुल इलाका है और वो इलाका छोड़ने वाले हिंदू थे। दरअसल तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया ऐसा इस्लामिक मीडिया संगठन है जिसकी स्थापना औरंगाबाद के कारी जियाउर रहमान फारूकी ने की थी। उसके पिता हजरत मौलाना महफूज उर रहमान फारूकी रहमानी अक्सर चैनल पर आकर इस्लाम पर ज्ञान बांटते हैं। इस चैनल के जरिए अक्सर एक प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसे इस्लामिक चैनल हैं जो समय समय पर अपने प्रोपेगेंडा के तहत भारत के मुसलमानों को झूठी खबरें दिखाकर गुमराह करने की कोशिशें करते हैं, क्योंकि इनका एकमात्र मकसद देश को बदनाम करना और मोदी सरकार को निशाना बनाना होता है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादी का मजहब देखकर उसे आतंकी मानते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि आज का मुसलमान इतना भी नादान नहीं है। ये भले ही अपने चैनल के जरिए अपना ये घटिया एजेंडा चला ले, लेकिन देश का मुसलमान ये बात जानता है कि कौन उसके भले के लिए सोचता है और कौन उसके बुरे के लिए। एक तरफ तो ये जिहादी देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश यादव से तल्खी के बीच शिवपाल यादव जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात के बाद जेल से निकलने के वक्त शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ पहली बार सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि नेताजी और अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान जेल से बाहर होते। नेताजी ने कुछ नहीं किया, लोकसभा में भी मामला नहीं उठाया। वो चाहते तो धरना कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मामले में शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करने की भी बात कही है। हालांकि सपा के अन्य मुस्लिम नेताओं के बदले रुख और जयंत चौधरी के आजम खान के परिजनों से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव की आजम से मुलाकात काफी अहम है। उनकी इस मुलाकात के बाद भविष्य में नए राजनीतिक समीकरणों की सुगबुगाहट शुरू कर दी गई है। शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि आजम खान बड़े नेता हैं, उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। वो मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ा साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि समय आने पर वो सभी खुलासे करेंगे, वक्त का इंतजार कीजिए। एक तरफ पहले से आजम समर्थक अखिलेश से नाराज हैं, फिर जयंत चौधरी की आजम खान के परिजनों से मुलाकात ने भी अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में अखिलेश यादव राजनीति के चक्कर में उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अब उनकी पार्टी में बनने लगे हैं, उसके बाद परिणाम काफी भयानक होने वाले हैं। पार्टी के दिग्गज नेताओं में अब बागी तेवर दिखाई देने लगे हैं। आजम खान को नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने से उनके समर्थक नाराज हैं, तो यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल यादव को नजरअंदाज किया जाने लगा है। ऐसे में जो खेल अब अखिलेश के साथ होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है।
यहाँ सपा में घमासान शुरू हुआ तो कांग्रेस में भी बगावती सुर शुरू हो गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक तरफ तो पार्टी की नैया पार लगाने के लिए प्लान्स पे प्लान्स तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका लग सकता है, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। हार्दिक ने खुद को राम भक्त बताया और कहा कि हिंदू होने पर हमें गर्व है। हार्दिक पटेल ने प्रदेश नेतृत्व को लेकर अपनी बात कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि कोई काम करे और अगर कोई काम करेगा तो उसे करने नहीं देते हैं। इसी के चलते गुजरात में विपक्ष के रूप में लोगों की हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात है कि गुजरात कांग्रेस में वरिष्ठ नेतृत्व ने भी हार्दिक पटेल को सार्वजनिक रूप से ना बोलने और व्यक्तिगत रूप से आंतरिक मामले पर चर्चा करने के लिए चेतावनी दी थी। इसके बावजूद हार्दिक पटेल लगातार प्रदेश नेतृत्व को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं हार्दिक पटेल ने भाजपा की तारीफ करते हुए कहा है कि गुजरात में भाजपा के पास अच्छा मजबूत आधार है, उनके पास निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसे में हमें दुश्मनों की ताकत को स्वीकार करना चाहिए और उनसे लड़ने के लिए उस दिशा में काम करना चाहिए। जिसके बाद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भी हार्दिक पटेल की तारीफ की है। जिस तरह से हार्दिक पटेल ने प्रदेश कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद आवाज उठाई है और बीजेपी की तारीफों के पुल बांधे हैं, उससे उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन वो अभी इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मगर जो बागी रुख हार्दिक पटेल ने अख्तियार किया है, उससे ये तो साफ है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है, जो पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकती है। फिर प्रशांत किशोर चाहे कितना भी कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए सुझाव पेश करते रहें, लेकिन जो हाल बंगाल में TMC का हुआ, वही खेल प्रशांत किशोर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा और अंत में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी को भी छुट्टी मनाने नानी के घर ही जाना पड़ेगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।